नमस्कार, मैं दीपक सिंह सरोची। खेला होवे का नारा गढ़ा तो पश्चिम बंगाल में गया था, लेकिन हो महाराष्ट्र में गया। पहली नजर में लग रहा है कि यह पूरा मामला शिवसेना का अंदरूनी है, जैसा कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने भी मंगलवार को दावा किया था। लेकिन पर्दे के पीछे की असल कहानी कुछ और ही है। पर्दे के पीछे की कहानी जानने से पहले मामला समझ लेते हैं। उद्धव ठाकरे सरकार में मंत्री एकनाथ शिंदे, जो अब बागी हो गए हैं, उनका दावा है कि उनके साथ 46 विधायक हैं। उनके साथ होने का मतलब है कि यह विधायक अब उद्धव ठाकरे के साथ नहीं हैं। शुरुआत में खबर आई थी कि शिंदे के साथ दर्जनों शिवसेना के विधायक हैं, लेकिन बुधवार दोपहर को टीवी चैनलों से बात करते हुए शिंदे ने दावा किया है कि उनके साथ 46 विधायक हैं और ये शिवसेना के अलावा दूसरे दलों के भी हैं। इससे पहले शिंदे कह रहे थे कि वे ये सब बीजेपी के बहकावे में नहीं, बल्कि शिवसेना के मूल स्वरूप को बचाने के लिए कर रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि शिवसेना में एकनाथ ही अकेले जमीनी स्तर के नेता हैं। शिंदे के अलग होने का दो ही मतलब है, बीजेपी बाहर से समर्थन देगी और शिंदे 1-2 दिनों में सीएम बनेंगे, या फिर प्रदेश में मिलीजुली सेना और बीजेपी की सरकार बनेगी। अगर नहीं तो फिर तो चुनाव तय है। उद्धव ठाकरे ने राजनीतिक उठापटक को देखते हुए बुधवार दोपहर को कैबिनेट मीटिंग बुलाई थी। जानकारी के मुताबिक कैबिनेट मीटिंग से 8 मंत्री गायब थे। इससे पहले एक और खबर आई। सूरत होटल से शिवसेना विधायक नितिन देशमुख भागकर नागपुर पहुंच गए। उन्होंने बताया कि मुझे अस्पताल ले जाने के बाद 20 से 25 लोगों ने जबरन इंजेक्शन लगाया। मुझे बेहोश करने की कोशिश की गई। मैं उद्धव ठाकरे का शिवसैनिक था, शिवसेना में ही रहूंगा। यह कहानी जिस तरह से चल रही है, इससे कहीं भी यह साबित नहीं किया जा सकता कि बीजेपी पर्दे के पीछे से यह सब करवा रही है। पहली नजर में पूरी तरह यह मामला शिवसेना के अंदर का लगता है, लेकिन इसमें बीजेपी की भूमिका क्यों लगती है, कुछ फैक्ट्स के साथ समझते हैं। शिंदे अपने विधायकों को सबसे पहले गुजरात लेकर जाते हैं। इन विधायकों को वहां गुजरात पुलिस का समर्थन भी मिल रहा है, प्रोटेक्शन भी मिल रहा है। बस से उतर रहे विधायकों का यह विजुअल देखिए। उन्हें जिस तरह से प्रोटेक्ट किया जा रहा है, वह प्रदेश सरकार की भूमिका के बिना नहीं हो सकती। वहीं एयरपोर्ट का यह विजुअल देखिए। हाथों में कैमरा और गनमाइक लिए पत्रकार विधायकों से बात करने के लिए दौड़ रहे हैं, लेकिन विधायकों को रुकने तक नहीं दिया जा रहा है। कुछ विधायकों ने जुबान खोला भी तो बस इतना ही कहा कि शिंदे जी से बात कर लीजिए, वही बताएंगे। शायद इन विधायकों में अभी एकनाथ शिंदे जितनी राजनीतिक परिपक्वता नहीं है। उन्हें नहीं पता कि कितना निगलना है और कितना उगलना है। राजनीति के शिखर पर पहुंचने के लिए इन गुणों का होना बहुत जरूरी है। खैर, ये तो राजनीति में सफलता के मंत्र हैं, उस पर बात किसी और दिन। अभी महाराष्ट्र के सियासी भूचाल पर ही रहते हैं। सूरत से भाग रहे इन विधायकों को फिलहाल गुवाहाटी के रेडिसन ब्लू होटल में रखा गया है। होटल के अंदर बाहर असम पुलिस का पहरा है, साथ में सीआरपीएफ भी लगा रखी है। मीडिया को फटकने तक नहीं दिया जा रहा है। सवाल उठता है कि विधायक नाराज हैं तो भाग क्यों रहे हैं और उन्हें प्रदेश पुलिस क्यों प्रोटेक्ट कर रही है। हालांकि लेटेस्ट न्यूज यह है कि शिंदे ने सभी विधायकों को गुवाहाटी से इम्फाल भेजने की तैयारी कर ली है। इतना ही नहीं, खबर यह भी है कि शिंदे ने अपने सभी भरोसेमंद विधायकों से कागज पर लिखवा कर रख लिया है कि ये सभी महाराष्ट्र सरकार से अपना समर्थन वापस ले रहे हैं। खैर, अब बीजेपी की रणनीति पर आते हैं। पिछले 2.5 साल के दौरान देवेंद्र फडणवीस उद्धव ठाकरे पर कभी भ्रष्टाचार के आरोप, तो कभी कोविड प्रबंधन के आरोप और कभी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के नाम पर लगातार हमला करते रहे हैं। 2019 का महाराष्ट्र चुनाव बीजेपी और शिवसेना साथ मिलकर लड़ी, लेकिन बाद में शिवसेना ने एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना ली। अब इस घटना की क्रोनोलॉजी समझते हैं। 2019 का महाराष्ट्र चुनाव बीजेपी और शिवसेना साथ मिलकर लड़ी, लेकिन बाद में शिवसेना ने एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना ली। देवेंद्र फडणवीस कई मौकों पर कह चुके हैं कि उनके साथ धोखा हुआ, सीएम तो उन्हें ही बनना था। हालांकि शिवसेना का कहना था कि बीजेपी दोनों पार्टियों के बराबर मंत्री बनाने और मुख्यमंत्री पद के 2.5 साल के बंटवारे से मुकर गई। बीजेपी ने कभी नहीं सोचा होगा कि हिंदुत्व के मुद्दे पर चलने वाली शिवसेना कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लेगी। बीजेपी को शिवसेना के इस फैसले से इतनी निराशा हुई कि देवेंद्र फडणवीस ने शुरुआत में एनसीपी के अजीत पवार के एक गुट के साथ मिलकर सरकार बनाने की कोशिश की, लेकिन ये सरकार 2-2.5 दिन तक ही चल पाई। बीजेपी को दूसरी बार झटका लगा था। पार्टी के लिए स्थिति चोट खाने से ज्यादा सम्मान का हो गया था। लेकिन अब पार्टी ऐसी कोई गलती नहीं करना चाहती थी जिससे लोगों में यह मैसेज जाए कि बीजेपी सत्ता में बने रहने के लिए कुछ भी कर सकती है।
बीजेपी ने दूसरी रणनीति के तहत सरकार की कमियों को लेकर प्रहार करना शुरू किया। फिर चाहे कोविड का मामला हो या गैस सिलेंडर का, या फिर रैलियों के जरिए सरकार को घेरना, असेंबली के बाहर और भीतर बीजेपी बेहद आक्रामक नजर आई। विश्लेषक मानते हैं कि इस दौरान ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स या नारकोटिक डिपार्टमेंट जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल एनसीपी और शिवसेना के नेताओं के खिलाफ छापेमारी के तरीके से किया गया, जिससे शिवसेना के विधायकों में डर बैठ गया कि अगला नंबर कहीं उनका तो नहीं। विधायक प्रताप सरनाईक ने तो उद्धव ठाकरे को खत लिखकर ईडी, सीबीआई से बचाने और बीजेपी के साथ हाथ मिलाने की गुहार तक की थी। जाहिर है, दो मंत्री अनिल देशमुख और नवाब मलिक को ईडी की कार्रवाई के बाद जेल जाना भी पड़ा था। सूत्रों की माने तो ताजा घटनाक्रम की पूरी पटकथा सोमवार को हुए विधान परिषद चुनाव से 2 दिन पहले ही लिख ली गई थी। वहां चुनाव के दौरान बीजेपी के हंगामे ने इसे फिल्माने का मौका दे दिया, जब काउंटिंग के दौरान बीजेपी की ओर से क्रॉस वोटिंग का संदेश जताते हुए कुछ देर के लिए हंगामा किया गया। इस दौरान महाविकास अघाड़ी के नेताओं का ध्यान बीजेपी पर रहा और इसी बीच शिंदे और उनके समर्थित विधायक सूरत के लिए निकल लिए। एकनाथ शिंदे और पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस के बीच पहले से भी बेहद अच्छे संबंध रहे हैं। फडणवीस सरकार के दौरान शिंदे के पास पीडब्ल्यूडी मंत्रालय था। शिंदे को बीजेपी और शिवसेना के बीच एक अहम कड़ी भी माना जाता रहा है। समृद्धि एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट के दौरान दोनों की राजनीतिक दोस्ती और मजबूत हुई। मौजूदा बगावत को उसी दोस्ती का नतीजा माना जा रहा है। मैं अपने गेस्ट से बात करूं उससे पहले महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का एक पुराना बयान सुन लीजिए, जो काफी वायरल हो रहा है। इसमें वो कह रहे हैं कि मैं समुंदर हूं, लौट कर वापस आऊंगा। मेरा पानी उतरता दे, मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूं, लौट कर वापस आऊंगा। हमारे साथ बातचीत के लिए डॉक्टर वागीश सारस्वत हैं, जो वर्तमान में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के महासचिव हैं। हालांकि इससे पहले ये पत्रकार रहे हैं और शिवसेना को बहुत करीब से इन्होंने कवर किया है, जानते हैं। इसलिए ये सवाल आपसे काफी वाजिब बनता है। पहले तो नमस्कार सर, स्वागत है आपका एडिटर जी कार्यक्रम में। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी सर, आपसे जानना चाहूंगा कि जो अभी का राजनीतिक घटनाक्रम है, इसमें आपको क्या लगता है कि ये क्या हाल के दिनों में उद्धव ठाकरे के साथ कोई आपसी नाराजगी की मेन वजह है या कुछ और वजह है? जब कभी भी इस तरह की आग लगती है तो ये अचानक नहीं लगती है। कोई एक चिंगारी भीतर भीतर सुलग रही होती है और एक लंबे प्रोसेस के बाद इस तरह की घटनाएं घटती हैं। फिलहाल जो बगावत हुई है, शिवसेना की ये सबसे बड़ी बगावत कही जा सकती है। बगावत इससे पहले भी हुई है। कई बड़े नेता बार बार छोड़ करके गए हैं। सबसे पहले बाला साहब ठाकरे के जिंदा रहते हुए 1991 में छगन भुजबल अपने 17 विधायकों के साथ चले गए। उसके बाद नारायण राणे 11 विधायकों के साथ गए। राज ठाकरे जब पार्टी छोड़ करके गए, उन्होंने जब अपनी पार्टी बनाने के लिए निकले, तो वो एक अकेले ऐसे नेता थे, उन्होंने कहा था कि मैं अपनी पार्टी का विभाजन नहीं कर रहा हूँ, मुझे एक भी विधायक या नगर सेवक नहीं चाहिए। लेकिन सब लोग ऐसे नहीं होते। एकनाथ शिंदे जिस तरह से लेकर के गए हैं, उसका सीधा सीधा मतलब ये है कि शिवसेना में जो संसदीय दल है, जो चुने हुए लोग हैं, वो चाहे सांसद हो या विधायक हो, उन्हें उद्धव ठाकरे जी का नेतृत्व पसंद नहीं आ रहा है। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पिछले 2.5 साल में वो अपने क्षेत्रों में कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। अब तक जितने भी मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में हुए हैं, जितने भी मुख्यमंत्री मैं लंबे समय से देख रहा हूँ, सभी लोग 2 दिन का समय विधायकों के लिए रखते थे कि उन्हें किसी अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है, वो सीधे आकर के मिल सकते हैं। सोमवार और मंगलवार लगभग सभी मुख्यमंत्रियों ने वो दिन तय रखे थे, मगर उद्धव ठाकरे जी ने कोई दिन तय नहीं रखा। सालों साल उनके विधायकों को उनसे मिले हुए हो जाते हैं, मिलते नहीं हैं। हर क्षेत्र के कुछ काम होते हैं, कुछ निधि की आवश्यकता होती है, कुछ लोगों के निजी काम करवाने की आवश्यकता होती है। तो वो जब काम नहीं हो पाएंगे तो असंतोष व्याप्त होगा। ये उस असंतोष का ही नतीजा है जो बगावत के इस रूप में सामने आया है। जी, मैं अभी कहीं पढ़ रहा था, शायद आप ही ने कहीं बयान दिया था, जिसमें
पढ़ रहा था कि आदित्य ठाकरे को लेकर भी कुछ मनमुटाव था। देखिए, आदित्य ठाकरे जब ये जो जितने भी विधायक हैं उन सबके सामने बच्चा है, वो उनके सामने खेलते खेलते पला बड़ा और आगे आया है। एकनाथ शिंदे जो कि सदन के नेता थे, हैं, शिवसेना के आज भी वही नेता है उनके दावे के हिसाब से। विधायक दल के नेता को जो महत्व मिलना चाहिए, मुख्यमंत्री के बाद दूसरे नंबर के मंत्री को जो महत्व दिया जाना चाहिए, वो महत्व सरकार की तरफ से, उद्धव ठाकरे जी की तरफ से, प्रशासन की तरफ से नहीं दिया जा रहा था। किसी उद्घाटन समारोह हो या दूसरे कोई भी कार्यक्रम हो, सबसे ज्यादा बुरा एकनाथ शिंदे को ये लगा कि आदित्य ठाकरे की अगुवाई करने के लिए उनसे कहा गया कि आप जाइए अयोध्या में, आदित्य ठाकरे के लिए व्यवस्थाएं कीजिए, उनके इंतजाम कीजिए। जो ये घटनाक्रम हुआ है उसके बाद से एकनाथ शिंदे जी को लगने लगा कि यहाँ अब अपना भविष्य सुरक्षित नहीं है, क्योंकि शिवसेना का नेतृत्व अब सिर्फ आदित्य ठाकरे को फोकस कर रहा है, किसी दूसरे विधायक को या शिव सैनिक को नहीं। लेकिन जब शिंदे का बयान सुनता हूं तो वो कहते हैं कि अभी हिंदुत्व के मुद्दे से हटता जा रहा है शिवसेना, जबकि अभी जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना होगा उद्धव ठाकरे का, उन्होंने देखिए, राजनीति का जो मसला है ना, उसमें बयान और स्टेटमेंट्स ढूंढे जाते हैं, ये कोई पहले से तय नहीं होते। अगर हिंदुत्व का ही मसला होता तो निश्चित तौर से मानिए 2.5 साल तक एकनाथ शिंदे इस सरकार में सदन के नेता नहीं रहते, मंत्री नहीं रहते। अगर इन्हें विरोध ही करना होता कि हमें अघाड़ी सरकार के साथ में नहीं बैठना है, तो अब से बहुत पहले हो चुका होता। अचानक से 2.5 साल पूरा होने के बाद ये क्यों हो रहा है, ये प्रश्न खड़ा होता है ना। और उद्धव ठाकरे जानते हैं कि एकनाथ शिंदे के साथ में जो 37-38 लोग गए हैं, उनके बगैर उनकी भी दाल गलने वाली नहीं है। इसलिए उन्होंने थोड़ा सा इमोशनल रुख अपनाया है, थोड़ा सा ह्यूमन ग्राउंड पे और भावनात्मक तरीके से उनको वापस लाने की कोशिश है। लेकिन जिस तरह से मैं लगातार राजनीति को देख रहा हूँ, उद्धव ठाकरे जी ने करीब 25 साल पहले मुझसे कहा था कि मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूँ। आज अगर उद्धव ठाकरे जी ये कह रहे हैं कि मेरा मुख्यमंत्री बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं अचानक से शरद पवार जी के कहने से मुख्यमंत्री बना, तो ये बहुत गलत बयान है। मेरे सामने जो उनका स्टेटमेंट था वो रिकॉर्ड पे दर्ज है। उस वक्त में बहुत सारे पत्रकारों के बीच में मैं पहला व्यक्ति था जिसने पूछा था, उद्धव जी क्या आप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा कि ऐसा कौन व्यक्ति है जिसे पद मिलेगा वो नहीं लेना चाहेगा, लेकिन अगर बाला साहब चाहेंगे तभी मैं ये पद स्वीकार कर सकता हूँ। अब बाला साहब तो नहीं है, अब तो उनकी अपनी इच्छा थी, अपनी मर्जी थी, इसलिए उन्होंने अब ये पद स्वीकार कर लिया। तो इसमें ये कहना कि मैं कुर्सी से चिपक करके रहने वाला नहीं हूँ, बहुत गलत बात है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। जब उनको शिवसेना का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था, तब भी उन्होंने ही हथकंडे अपना करके ये तय किया था कि उनका नाम प्रस्तावित किया जाए। तो वो पद के लालची नहीं है, इसको नहीं कहा जा सकता, वो सत्ता के लालची नहीं है, इस बात को भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। ये सब जानते हैं कि उद्धव जी किस तरह के हैं। ये मैं जानता हूं कि उद्धव जी जिद्दी हैं, वो जो ठान लेते हैं उसको कर गुजरते हैं। अब वो इस संकट के समय में किस तरह से इसका मुकाबला करेंगे मुझे इसका अंदाजा नहीं है, लेकिन मैं इससे इनकार नहीं कर सकता कि हो सकता है एक आध दिन में उद्धव जी कोई रास्ता निकाल भी लें। हालांकि राह बड़ी कठिन है, बहुत मुश्किल है इस रास्ते पर एकनाथ शिंदे को वापस लेकर के आना, लेकिन जो उद्धव ठाकरे जी की आदत है उसके लिए इसे असंभव भी नहीं कहा जा सकता। और उस पर भी शरद पवार जैसा चाणक्य जो राजनीति की सुई कहीं से कहीं घुमा देते हैं, वो उनके साथ बैठे हो तो निश्चित ही अगर कोई चमत्कार हो जाए तो इसमें कोई आश्चर्य भी नहीं होगा। जी सर, एकनाथ शिंदे का वापस इस तरह से बागी तेवर दिखाना क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको लगा कि शिवसेना के साथ उनका अपना भविष्य नहीं है, या फिर देवेंद्र फडणवीस ने अपनी दोस्ती निभाई है और उनको एक शह दिया है? नहीं, देखिए, देवेंद्र फडणवीस की दोस्ती तो बहुत नई है, ये कोई बहुत पुरानी दोस्ती नहीं है। सत्ता में लालच तो दिए जाते हैं, लालच हो सकते हैं, लेकिन निश्चित तौर से उनकी उपेक्षा होना, उनको हाशिए पे डालना, लगातार उनको साइड किए जाना, ये सबसे बड़ा कारण है। उसको हवा देने का काम, जब तिल बिखरा हो तो एक
दियलाई की तीली जला दीजिए तो आग जल जाएगी। देवेंद्र फडणवीस ने जो किया होगा वो सिर्फ उनको उकसाने का काम किया होगा, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस लगातार बहुत करीब से सारी राजनीति को देख रहे हैं और समझ रहे हैं कौन ऐसा विपक्ष का नेता होगा जो अपने फायदे के लिए सत्ता पक्ष में होने वाली बगावत का इस्तेमाल नहीं करेगा। तो देवेंद्र जी ने जो किया है वो बिल्कुल गलत नहीं किया है, उनको जो करना चाहिए था वही किया है। एकनाथ शिंदे जी ने भी जो किया है वही किया है, जो इस तरह से लगातार दबाए जाने वाला व्यक्ति, दमन का शिकार व्यक्ति करता है। अब देखना यह है कि मुख्यमंत्री के पद पे बैठे हुए उद्धव ठाकरे जी इस संकट से किस तरह से निपटते हैं। वो निपटते हैं या मुख्यमंत्री पद का इस्तीफा देकर के अपने मातोश्री चले जाते हैं। आज उन्होंने कह तो दिया है कि मैं आज शाम को ही मातोश्री चला जाऊंगा, लेकिन क्या सचमुच वो मातोश्री लौटेंगे? अगर वो आज मातोश्री लौट जाते हैं तो निश्चित जानिए कि उनके मन में कुछ इस तरह की चीजें चल रही हैं कि फिर से कुछ नया संगठन में कार्यवाही की जाए। हो सकता है वो सरकार को बर्खास्त करने के फैसले पर भी पहुंच जाएं। सरकार को बर्खास्त करेंगे तब भी उन्हें मातोश्री जाना है, सरकार का मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे तो भी उन्हें मातोश्री जाना है। तो मातोश्री जाने के कई सारे संकेत हैं। क्या महाराष्ट्र में बीजेपी की वापसी देख रहे हैं आप फडणवीस सरकार की? नहीं, मेहनत तो फडणवीस बहुत कर रहे हैं, तो वापसी हो सकती है, लेकिन ये तुरंत होगी, एक दिन में होगी, 2 दिन में होगी, 15 दिन लगेगी, ये कह नहीं सकते। अगर राष्ट्रपति चुनाव से पहले पहले व्यवस्थाएं नहीं हुई तो देवेंद्र जी का सपना सिर्फ सपना रह सकता है। चलिए, बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया सर, आपने समय दिया। मैं समझता हूँ कि हमारे दर्शक समझ सकेंगे कि महाराष्ट्र में जो अभी खटपट चल रही है, सियासी उठापटक चल रही है, उसकी मुख्य वजह यह है कि शिवसेना में अंदर खाने जो अपने नेताओं को दरकिनार किया गया, उसको लेकर जिस तरह से मन में विरोध पैदा हुआ, और उसके बाद बीजेपी ने उस विरोध को भुनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा, और ये उसी का नतीजा पूरा सियासी उठापटक है। धन्यवाद सर, नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।